नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान हर व्यक्ति को कानून के सामने समान मानता है। यही अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, जिसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। सभी को कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन क्या सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना ही समानता है? फिर आरक्षण कैसे दिया जाता है? क्या आर्टिकल 14 आरक्षण की अनुमति देता है? और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी तथा ईपी रोयप्पा जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इसकी क्या व्याख्या की है? आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। महत्वपूर्ण केस, यूपीएससी के तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले ट्रिकी पॉइंट्स के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 को आसान भाषा में समझना। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये अनुच्छेद हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है और भारतीय लोकतंत्र की नींव माना जाता है। अगर आप यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, जुडिशरी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिचय। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि भारत में हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है। आर्टिकल 14 के दो महत्वपूर्ण भाग, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या आम नागरिक। सभी पर एक समान कानून लागू होगा। यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का समान संरक्षण। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार महिलाओं, बच्चों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष कानून बनाती है, तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं। क्या आर्टिकल 14 पूर्ण रूप से समानता देता है? नहीं। अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता नहीं, बल्कि युक्तिसंगत समानता, रीजनेबल इक्वालिटी प्रदान करता है। इसलिए संविधान रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन के दो परीक्षण। किसी भी वर्गीकरण को वैध मानने के लिए दो शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, अर्थात वर्गीकरण का आधार स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी शर्त, रैशनल नेक्सस, वर्गीकरण और उसके उद्देश्य के बीच तार्किक संबंध होना चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होती, तो वो कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 14 के अपवाद। कुछ पदों को संविधान द्वारा विशेष संरक्षण दिया गया है। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्यवाहियों से सुरक्षित रहते हैं। राज्यपाल को भी कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। विदेशी राजदूत। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनयिकों को विशेष छूट प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण संशोधन, अमेंडमेंट्स। हालांकि आर्टिकल 14 के शब्दों में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया, लेकिन कई संवैधानिक संशोधनों ने इसके प्रभाव को प्रभावित किया। पहला संविधान संशोधन 1951। सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया। इससे आरक्षण नीति को संवैधानिक आधार मिला। 77वां संविधान संशोधन 1995। अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया।
एससी और सेंट कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 81वां संविधान संशोधन 2000, बैकलॉग वैकेंसीज को अलग श्रेणी माना गया। 85वां संविधान संशोधन 2001, प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू की गई। 103वां संविधान संशोधन 2019, ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इस संशोधन को आर्टिकल 14 के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन इसे संवैधानिक माना गया। महत्वपूर्ण केस 1, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी अनवर अली सरकार 1952। ये अनुच्छेद 14 का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाना वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 2, रामकृष्ण दालमिया वी जस्टिस तेंदुलकर 1958। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत स्पष्ट किया। आज भी यह केस आर्टिकल 14 का आधार माना जाता है। 3, ईपी रॉयप्पा वी स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। यह आर्टिकल 14 का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। न्यायालय ने कहा, आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी, अर्थात मनमानी और समानता एक साथ नहीं चल सकते। यदि सरकार मनमाना कार्य करती है तो वह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। 4, मनेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी कानून को न्याय संगत, उचित और गैरमन माना होना चाहिए। 5, इंद्र साहनी केस 1992। इसे मंडल आयोग केस भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को वैध माना। साथ ही कुल आरक्षण की सीमा सामान्यतः 50% निर्धारित की। 6, एम नागराज केस 2006। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को पर्याप्त आंकड़ों के आधार पर आरक्षण देना होगा। 7, जनहित अभियान वी यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध माना। यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यार्टिकल 14 नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होता है। यह समानता का अधिकार प्रदान करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से ली गई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अमेरिका से ली गई है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति है। क्लास लेजिस्लेशन प्रतिबंधित है। ईपी रोयप्पा केस में मनमानी को आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना गया। मनेका गांधी केस ने आर्टिकल 14 की व्याख्या को विस्तृत किया। निष्कर्ष दोस्तों, अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार न हो और सभी को कानून के समक्ष समान अवसर और समान सुरक्षा मिले। यही अनुच्छेद भारत में रूल ऑफ लॉ को मजबूत बनाता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।